हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी केयर एमएस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड ने आपका प्रथम स्वाधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं और प्रत्येक विषयों का सेट 5-5 सेट बनाए हैं। और ये आपको जो है हम इस वीडियो में जो देखेंगे वो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान, समय 1.5 घंटा और कुल प्रश्न रहेंगे आपका 40 प्रश्न रहेंगे। और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है आपको, और सभी प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा। तो हम लोग देर ना करते हुए सीधे वीडियो में आएंगे। और इस वीडियो से के अलावा इस मॉडल प्रश्न पत्र के अलावा किसी और से आपको प्रश्न पत्र नहीं पूछा जाएगा। यहीं से आपका सारा का सारा प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे आते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न मेरा पहला प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। ए लुई 14वां, बी लुई 15वां, सी लुई 16वां, डी लुई 17वां। आपका सही जवाब हो जाएगा सी लुई 16वां। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ए वॉल्टेयर, बी मोंटेस्क्यू, सी दिदरो, डी रूसो। आपका सही जवाब हो जाएगा बी मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था, मोंटेस्क्यू। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यह कथन किसका है, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, डी रूसो। आपका सही जवाब हो जाएगा ए मेटरनिक। किसका, मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। आपका ऑप्शन है ए 1851, बी 1861, सी 1871, डी 1881। आपका सही जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी गा 1871। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरयू कौन था। फ्रेडरिक सरयू कौन था। ए में है फ्रांसीसी चित्रकार, बी में है जर्मन दार्शनिक, सी में है ऑस्ट्रिया का इतिहासकार, डी में है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला प्रश्न आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए, कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। आपका ये में है 1870, बी 1875, सी 1880 और डी 1893। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी 1893 ईस्वी को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका कि 7वां, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। तो पहला है 5 फरवरी 1922 को, 8 नवंबर 1924 को, 10 फरवरी 1927 को, 9 अप्रैल 1930 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ए 1918, बी 1919, सी 1920 और डी 1921। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपका, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। जो राष्ट्रगान जो गाते हैं है ना गीत वंदे मातरम, ये गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है। ए में आनंद मंठ, बी में गीतांजलि, सी में गीता रहस्य और डी हिंद स्वराज। आपका सही जवाब हो जाएगा ये आनंद मठ। अगला प्रश्न है, बापू किन्हें कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब हो जाएगा बी महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी से है, भूगोल से आपका कि समापत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 2, 3, 4,
इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 2। समापत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ए में हो गया आपका पंजाब, बी में है उत्तर प्रदेश का मैदान, सी में है हरियाणा, डी में है उत्तराखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ए लाल और पीली, बी काली, सी जलोढ़, डी ज्वारीय। आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी जलोढ़ मृदा। किस प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है? अगला प्रश्न है 14, किस मृदा को रेगूर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? ए काली मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लाल मृदा और डी लेटराइट मृदा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए काली मृदा। काली मृदा को रेगर या रेगूर मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, और इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, बी में चिपको आंदोलन, सी में बीज बचाओ आंदोलन, डी में वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो आपका 15 का सही जवाब हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ये आपका गलत है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 8%, बी में 16%, सी में 32% और डी में 1%। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ये 8%। अगला प्रश्न आपका भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए 1952, बी 1986, सी 1972 और डी 1992। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 1992। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी विनोबा भावे। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी से जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी बिहार, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए झारखंड जिसको हम क्या बोलते हैं DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कहाँ पर है? तो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। अगला प्रश्न आपका सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश, डी में इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, इनमें से सभी राज्यों को सरदार सरोवर बांध क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि औसत आय प्रति व्यक्ति की गणना किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन ए में है देश की कुल आय, देश की कुल आय बटा देश का कुल जनसंख्या, बी में है देश की कुल आय गुने देश की कुल जनसंख्या, सी में है देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या और डी में आपका ऑप्शन है देश की कुल आय माइनस देश की कुल जनसंख्या। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी किसी देश की आय प्रति व्यक्ति आय निकालते तो क्या करते हैं? देश की पूरी जितने भी जनसंख्या है वो जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और देश की कुल आय को क्या करते हैं? कलेक्ट करके और देश की कुल आय और बटा देश की कुल जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं? भागा दे देते हैं। जो हमारा भागफल आता है वही आपका क्या हो जाता है? उसकी प्रति व्यक्ति औसत आय हो जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी मानव विकास सूचकांक, सी सकल घरेलू उत्पाद, डी जनसंख्या।
आपका सही जवाब हो जाएगा 22 का ये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों आपसे कहना है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको इस वीडियो के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उससे हेल्पफुल हो एग्ज़ाम के तहत। अगला प्रश्न आपका, नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय साधन का उदाहरण है यानी कि संसाधन का उदाहरण है वही चीज़ें। तो ऑप्शन ये है कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपर्युक्त सभी। तो अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी भूमिगत जल। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है लोगों के विकास के लक्ष्य खाली घर होते हैं। ए समान, बी भिन्न या परस्पर विरोधी, सी अपरिवर्तित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी भिन्न या परस्पर विरोधी, ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है और 25 बोल रहा है कि रामू एक किसान है जिसने अधिवेश गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद का निर्माण में उपर्युक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? आपका ऑप्शन है गेहूं, आटा, चीनी एवं तेल, और डी में बिस्कुट। आपका सही जवाब हो जाएगा बिस्कुट। क्या हो जाएगा बिस्कुट। आपका अगला प्रश्न है विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्र का भाग है? ए सेवा, बी कृषि एवं सहायक, सी द्वितीयक, और डी प्राकृतिक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा? द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां शैक्षणिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन शैक्षणिक अवकाश मिलता है। इन दिनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? आपका ऑप्शन ये है अनीता असंगठित तथा सीता संगठित है। ऑप्शन नंबर बी है अनीता संगठित एवं सीता असंगठित। सी में है अनीता संगठित तथा सीता असंगठित। डी में है अनीता असंगठित तथा सीता असंगठित। आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा ये अनीता असंगठित तथा सीता संगठित। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। क्या होता है वही बताना है। ए पहले से ही शामिल, बी बाद में शामिल, सी शामिल नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 28 का सही जवाब हो जाएगा ए पहले से ही शामिल, यानी कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है उसी में शामिल रहता है पहले से ही। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यानी कि ऑप्शन ए 2005, 2006, 2007, 2008। आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ये 2005, यानी कि नरेगा जिसको बोलते हैं नरेगा, अभी हो गया मनरेगा। तो ये मनरेगा आपका 2005 में आया था, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ये प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30 का सी। 30 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका क्या तृतीयक। अगला प्रश्न आपका संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है?
ये हो जाएगा आपका देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। बी में है कि क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। सी में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। डी में अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार देना, अधिकार ना होना। तो इसमें 31 नंबर का हो जाएगा डी, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 40। क्या हो जाएगा 40। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33 श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है। ए 1956, बी 1958, सी 1960 और डी 1962। आपका सही जवाब हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। आज के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ए 15, बी 17, सी 19 और डी 22। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 34 का डी 22। क्या हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है आपका 35 निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो का में है भारतीय संघ राष्ट्रपति, राज्य के साथ उपराष्ट्रपति, सी में नगर निगम के साथ मेयर और डी में ग्राम पंचायत सरपंच के साथ मुखिया। ग्राम पंचायत सरपंच मुखिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 35 का बी। क्या हो जाएगा 35 का बी राज्य उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्य में उपराष्ट्रपति का क्या होता है, कोई कुछ नहीं है ना। तो ये जो है सुमेलित क्या है, गलत है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 7 पार्टी अलायंस ब्रैकेट में सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। ये चीन, नेपाल, बोलिविया, श्रीलंका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नेपाल। कहाँ पर, नेपाल से 7 पार्टी अलायंस का जो है बैठक कहाँ किया गया था, गठन, तो नेपाल में किया गया था। अगला प्रश्न आपका बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है। बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है। आपका ऑप्शन है अमेरिका, बी लातिनी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। आपका सही जवाब है लातिनी अमेरिका। तो बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है, लातिनी अमेरिका में। अगला प्रश्न आपका बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए फेडेकोर, बी 7 पार्टी अलायंस, सी बामसेफ, डी नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट। आपका सही जवाब हो जाएगा 38 का ये फेडेकोर। क्या हो जाएगा फेडेकोर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है ये राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन है दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। ऑप्शन सी है दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी है दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी आपका सही जवाब है। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। अंतिम प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। आपका ऑप्शन है गिरिजा प्रसाद कोइराला, बी में राजा ज्ञानेंद्र, सी राजा वीरेंद्र, डी राजा महेंद्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो आपका ये मॉडल प्रश्न पत्र सेट
2 आपका समाप्त हुआ। और यदि आपको सेट 1 की वीडियो चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगा, और सेट 3 का भी मिल जाएगा, सेट 4 का मिल जाएगा, सेट 5 का। इसी प्रकार से सब्जेक्ट साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, सभी विषयों का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी केयर एमएस के प्ले लिस्ट में जाकर कर देखें। तो सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी